बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद पहली मर्तबा हमने देखा है कि न्यूक्लियर ना होने के बावजूद यमन ने इजराइल पर मिनी न्यूक्लियर हमला कर दिया है, लेकिन हुआ उसकी इकोनॉमी पर न्यूक्लियर हमला है। और इतना शदीद हमला हुआ है, इतना शदीद हमला हुआ है। हुआ ये है कि इजराइल के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ने कहा है कि इजराइल की जो शिपिंग कंपनीज हैं, जो इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, जिससे इसराइल की फौज हथियार लेती है, उनका मुल्क का निज़ाम चलता है, उनकी इंश्योरेंस स्कीम चलती है, और उसी बेस के ऊपर वो मुल्क के अंदर फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और ये उनकी इकोनॉमी के अंदर की रोल प्ले करती है। उन्होंने कहा तकरीबन मार्केट वैल्यू से, यानी आप समझिए 23 से 35% के दरमियान उनकी वैल्यू गिर चुकी है, और बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ है यमन की वजह से। यानी दूसरे लफ्जों में यमन ने न्यूक्लियर हमला कर दिया है इजराइल की इकोनॉमी पर। अब साथ जो सूरत हाल पैदा हुई है वो उससे ज़्यादा खतरनाक है कि यमन ने अपनी तमाम की तमाम फोर्सेस को इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाईलाइट कर दिया है। उनकी जो बोट्स हैं वो तैयार हो रही हैं, उनकी बोट स्पीडी जो बोट्स हैं उनके ऊपर मिसाइल लग रहे हैं, उनके ऊपर रॉकेट लग रहे हैं, और वो तमाम की तमाम बोट्स और तमाम अपने जो लोग हैं उनको उन्होंने मोबिलाइज कर दिया है कि ये मौका हमने हाथ से जाने नहीं लेना, हमने इजराइल और अमेरिका से अगले पिछले हिसाब किताब पूरे करने हैं, लिहाजा आप तैयार है। अमेरिका ने कहा है कि उनको खदशा ये है कि ईरान इस वक्त टेक्नोलॉजी, मिसाइल और दूसरी तमाम चीज़ें, मिसाइल टेस्टिंग करके वो सब कुछ उन्होंने कर लिया है, वो पास कर रहे हैं यमन को, और वो जो मिसाइल ईरान के होंगे वो डायरेक्टली अमेरिका पर जाकर हिट किए जाएंगे। अगर अमेरिका पर वो जाकर हिट किए जाएंगे, उसके साथ उन्होंने कहा है कि जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने कहा है कि जी अब ये चूँकि जंग छिड़ने जा रही है, तो लिहाजा हमने अपने जो रूट्स हैं वो सारे के सारे बदल लिए हैं, और इजराइल के लिए मजीद कोई सामान भेजने को तैयार नहीं है, लिहाजा अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसराइल को। उन्होंने खदशा जाहिर ये किया है कि हम ये सोच रहे थे कि जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन जंग बंदी की बजाय ये तो मजीद बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, लिहाजा हम इस जंग से अब निकलना चाह रहे थे, लेकिन शायद अब हम इस जंग में मजीद कूदने वाले हैं। उधर आप ये देखिए कि अमेरिका ने क्या कहा है। अमेरिका ने कहा है कि अब हमने पूरी कोशिश की थी कि लड़ाई ना हो, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे, अब हमें कूदना पड़ेगा। अब एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ इसराइल ने इनको कहा है कि देखिए हमारी इकोनॉमी बड़ी तबाह हो रही है, आप एक काम करें, जो बूढ़े लोग हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, कम से कम आप इनको रिहा कर दें। वैसे उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी ज़बान में, पाकिस्तानी ज़ुबान में समझे तो अल्लाह दा वास्ता यार साढ़े बूढ़े तो रिहा कर दो। यानी ये वाला सिलसिला हो गया तरले का कि हमारे बूढ़ों को तो रिहा कर दें। सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो 18 साल से कम बच्चे बच्चियां और आपने बूढ़ों को घरों से उठाया, आपकी एजेंसियों ने, आपने रिहा किया है, आपने ये सारा काम किया है। अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो आपको किस बात का हक है कि आप हमसे पूछते फिरें कि आप लोग रिहा कर दें या आप लोग ये सारा काम कर दें? ये सूरत हाल नहीं होगी। अब इसराइल को असल में यमन ने काम ये किया है कि आज से पहले कोई इसराइल को इतना नुकसान पहुंचा ही नहीं सका। उधर इसराइल के अंदर ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें जो टनल पर टनल दिखा रहे हैं, हमने ये फतह कर लिया, हमने फलाना फतह कर लिया, ये ड्रामेबाजियां ना जरा अपने तक रखी। उन्होंने कहा इससे आप जंग नहीं जीतने वाले। हमें ये बताएं कि आपने अब तक किया क्या है, आपने अब तक क्या मामला सामने रखा है, हमें उस बारे में आकर बताएं कि अभी तक आपकी फतह का जो तनासुब है वो क्या है, और कब तक हम हमास को फतह कर लेंगे। उधर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है। ये जो फौजी जितने हैं, एक तो मारे जा रहे हैं, हुआ ये है कि हमास ने वीडियोस जारी की, और ख़ास तौर पर इस वीडियो ने तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, ये जो 10 फौजी उनके मारे गए। इसके बाद से, क्योंकि इसराइल ने अभी तक कहा है कि एक दिन में उनके सबसे ज़्यादा जो फौजी मारे गए वो 5 हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे 5 फौजी मारे गए। एक दिन उन्होंने कहा जी हमारे 7 मारे गए, ये यानी उन्होंने कहा जी पिछले दिन के थे, अब थे मिलाक। ये 10 फौजी तो 1 मिनट में मारे गए हैं, लेकिन इसका तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब वीडियो सामने आई तो आप जानते हुआ क्या है, फौजी जो जख्मी हैं
उन्होंने नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने और उनके घर वालों ने, पहले ये था कि जो कैदी थे उनके घर वालों ने मिलने से इनकार किया, अब तो फौजियों ने मिलने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हमने आपसे नहीं मिलना, बताइए जो मर्जी हो जाए। फौजी जो होता है उसको गुस्सा हो या कुछ हो वो इजहार नहीं करता, लेकिन इस सारे मामले के ऊपर वो नेतन्याहू से क्यों नहीं मिल रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, असल में फौज को इन्होंने जो इंटेलिजेंस मालूमात देकर भेजा था हमास के खिलाफ, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। यानी वो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। इन्होंने कहा था जी वो तो कुछ नहीं करेंगे, हम सारी फोर्सेस इनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, अमेरिका हमारे साथ आ जाएगा। अमेरिका की औकात ये है कि यमन ने उसको पकड़ा हुआ है वहाँ से गले से, और दूसरी साइड पर आप देखें कि हमास ने इनको पकड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो इनके बारे में इंटेलिजेंस मालूमात थी उसकी बिना के ऊपर इनको ट्रेनिंग करवाई। इन्होंने वो ट्रेनिंग मॉक और ये तमाम चीज़ें करके इन्होंने, यानी इस सारे मामले के ऊपर एक पूरी ट्रेनिंग थी, काफ़ी अरसे से होती थी कि इनके टनल्स ऐसे होंगे, हमने ये करना है। अब आप ये सोचें कि अब वो कह रहे हैं कि आपने जो हमें मैदान में उतार दिया है कि जाओ इनसे जाकर लड़ो, तो ये तो लड़ाई के अंदर आपने कभी बताया नहीं था कि हम इनके साथ लड़े होंगे, तो अचानक दाएं से निकल आएंगे, अचानक ये बाएं से निकल आएंगे और हमें गले से पकड़ लेंगे, तो बताइए कि हम कैसे लड़ाई करें इनके साथ। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो आपने इंटेलिजेंस मालूमात दी थी उसमें ये तो नहीं था कि हम जहां पर गजा के अंदर कूदेंगे वो जहां पर हम खड़े होंगे उससे वो नीचे वो निकल आएंगे और हमें मारना शुरू करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह वो जंग को तवील कर रहा है नेतन्याहू, और जिस तरह उनके लोग फौजी मारे जा रहे हैं, देखिए ये फौजी जो है वो क्यों नेतन्याहू से नहीं मिल रहे। आप बताइए, आप अगर फौज में हो और आपका कोई दोस्त मारा जाए और इजराइल की हुकूमत जो है वो उसको डिक्लेयर ना करे, तो क्या वहां पर लोगों को नहीं पता कि यार ये हमारी यूनिट का बंदा था, ये हमारे मारे गए हैं, तो ये तो डिक्लेयर ही नहीं करे। अब यूनिट के अंदर एक जगह पर 40 बंदे मारे गए आपके, आपने डिक्लेयर किया हुआ है 6 बंदे, तो वो वहां पर लोग कह रहे हैं कि अच्छा हम मारे जाएंगे, और ये जो जख्मी हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम जिंदा ना बचते तो इन्होंने तो हमारे साथ भी ये सूरत हाल करनी थी। तो कर करा कर इसराइल का जो इस वक्त सारे का सारा मामला है वो खतरनाक है। उधर आप देख लें ईरान के अंदर क्या हुआ है कि 10 से 15 लाख लोगों ने पहले स्टार्ट में रजिस्टर किया था अपने आप को कि आप हमें अलाउ करें तो हम जाकर इजराइल के अंदर जंग करेंगे। ईरान ने असल में कहा था कि नहीं, हमने वहां पर जाकर जंग नहीं करनी, ये मामला बड़ा अलग है, ये चीजें बड़ी अलग है। अब उसके बाद कहानी का रुख ये बनता है कि जब ये मामला हुआ तो वो जो लोग थे उनकी तादाद 30 लाख के करीब हो गई। 30 लाख ईरानियों ने वॉलंटियरली रजिस्टर करवाया कि हमने इसराइल के खिलाफ लड़ना है। अब सीन जरा अलग हो गया है। अब सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि अब लड़ाई की जो सूरत हाल है वो ये है कि अब यमन का मामला आ गया। तो यमन के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। स्पेशली मछेरों ने रजिस्टर करवा लिया है कि उनकी जो बॉट्स हैं, जो स्पीडी बॉट्स हैं स्पेशली, उनके ऊपर वो मिसाइल लगे होंगे और वो स्ट्रेटजी ईरान की है। ईरान ने भी अपना काम ही किया है। तो वो मिसाइल आकर जब बॉट्स के ऊपर लगेंगे तो वो सीधा इनके ऊपर फायर करना है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि भाई हम तो आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम जो मर्जी आप आ जाए, हमने आपका 9 साल मुकाबला किया है, हम आपका अब भी मुकाबला करेंगे। अब आप ये सोचें कि सूरत हाल ये पैदा हो रही है तो उन्होंने क्या खाक लड़ना है जाकर। दूसरा, अगर आप देखें तो तकरीबन आप सोचें कि अगर 30 लाख बंदा ईरान के अंदर उसने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है, तो उन्होंने कहा है, अब जानते हैं कि यमन का मामला क्या हुआ है। 2 चीजें बड़ी राइज की गई हैं जो इजराइल ने नोट की है। दुनिया भर के अंदर मुसलमानों ने यमन को बैक करना शुरू किया, हत्ता कि वो नॉन स्टेट एक्टर कहलाए जाते हैं। यानी ये जो होसी हैं इनको ये कहते हैं कि जी ये, यानी बागी कहते हैं इनको, ये लोग कहते हैं जी ये बागी हैं और नॉन स्टेट एक्टर है, वो इनकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, यानी बुरा वर्ल्ड नहीं करता। अब इस सारे मामले के अंदर यमन का मामला बड़ा डिफरेंट है। लोगों ने देखा इस वक्त हुआ ये है उम्मत मुस्लिमा के अंदर, जो इसराइल के खिलाफ लड़ा, यानी अर्दोगान ने वो चैंपियन बनने का जो पहले फैसला किया था, जी मैं लड़ूंगा, ओ जी बैतुल मुकद्दस मैं बचाऊंगा, लोगों ने उनको कहा कि यार तू तो फेक सुल्तान निकला है। यानी वो कौन सा कागजी सुल्तान निकला, तूने कहा था मैं ये कराऊंगा, तो तूने तो अभी तक कोई चीज़ नहीं करवाई। सो लिहाजा इसराइल का सबसे बड़ा इशू ये पड़ा कि जो इसराइल के दुश्मन थे, जिनको असल में मिसाल के तौर पर अब हिजबुल्लाह है,
उसको बहुत सारी जमातों ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि अब जो जो इनके साथ लड़ा है उसकी सिंपैथी आती जा रही है इनके साथ। यही वो वजह है कि सबसे बड़ा इसराइल को झटका लगा है कि अमेरिका में जो हालिया सर्वे हुआ है उसमें उन्होंने बताया है कि अक्सरियत इजराइलियों की, आप ये सोचिए कि ये कह रही है कि यानी जो इसराइल और अमरीकी है वो जंगबंदी करें, और अमेरिका की जो अक्सरियत है वो लोग कह रहे हैं कि यार हमें इसराइल काबिल कबूल नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इसका फुकदान ये है और इसका मसला ये है कि इसराइल ने वहाँ पर पढ़ाया ही नहीं है लोगों को कि इनके साथ माजी में जुल्म क्या हुआ। आप ये कहानियां कितनी देर तक लोगों को करवाएंगे? आपके अपने फौजी मुलाकात नहीं करना चाहते नेतन्याहू से। आप बताइए कि ये भी अमेरिका ने किया है या ये यमन ने किया? मुसलमानों में तो हुआ ये है कि जिन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो ये कसाम ब्रिगेड हो या कोई और हो, लोगों ने कहा कि यार इनके अंदर जिगरा था। और जो इतनी इतनी बड़ी फौजें एयरफोर्स रखकर बैठे हुए हैं ममालिक, उनमें से तो कोई मदद करने के लिए गया, वो तो सूखी सूखी सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, हल्की हल्की। और साथ अमेरिका को भी कह रहे हैं कि सर देखो हमने मजम्मत की है तो बुरा तो नहीं मनाना आपने। इस तरह वाला मामला हुआ है। अब चक्कर क्या हुआ है, एक बड़ी अजीब बात हुई है जो शायद बेहतरी भी हो गई। अगर मुस्लिम सारी फोर्सेस जाती, जो कि उन्होंने वैसे जाना तो कोई भी नहीं था, ये कहानी थी और वो जाना उन्होंने कभी भी नहीं था, लेकिन अगर जाती तो इसराइल क्या कहता सारी जिंदगी? वो ये कहता कि देखो ये सारे मुस्लिम फोर्सेस आई हैं मेरे खिलाफ लड़ने के लिए, मेरी शिकस्त इसलिए हुई है, और अमेरिका बीच में पड़ता, इंटरवीन करता और सारा मामला होता। अब हुआ ये है कि अमेरिका 75-76 दिनों बाद भी यहां पर आकर ये कह रहा है इसराइल को कि यार तुम लोग जंग बंदी करो, इसराइल को शिकस्त हुई है। इसराइल को वो पूछ रहा है कि तुम्हारा प्लान क्या आगे? उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई एग्जिट प्लान नहीं है। लिहाजा इस सारे मामले के अंदर दुनिया ने देखा कि एक बड़ी ताकत को छोटी ताकत से शिकस्त हो रही है। और आप सोचें कि अगर इसराइल के अंदर ये दो बातें हो रही हैं बड़ी अजीबोगरीब, एक तो मुजाद के चीफ कह रहे हैं कि यार आप यानी कतर को कह रहे हैं कि आप इनको समझाएं कि बातचीत मान ले, वो हम परमानेंट जंगबंदी नहीं कर सकते लेकिन हम कुछ अरसे के लिए करेंगे, आपका भी फायदा हो जाएगा हमारा भी। जब ये पहले बात हमास के लोग कह रहे थे तो वो ये मानते नहीं थे। अब उन्होंने असल में देखा है कि एज हमारा है। यानी आप ये देखें कि तकरीबन अगर 16-17 साल बाद अफगान तालिबान की भी बातचीत मुज़ाकरा शुरू हुए, गुफ्तगू का आगाज हुआ, तो पाकिस्तान ने भी उनको बड़ा कहा कि यार आप ये जंगबंदी कर दें और ये सारा मामला हो जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि उनको एज था बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा हमने नहीं करना, हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर करेंगे। आपको याद होगा कितनी दफा हमला हुआ और वो जंगबंदी हो गई उसके बाद, यानी वो जंगबंदी हो गई, ऐसा हमला हुआ कि जी छुट्टियां हो गई, कोई आ गया, कोई बर्फ हो गई, वो वहां पर कोई खास इस तरह की ईद का कोई त्यौहार, कोई इस तरह की जंग। लेकिन उस लेवल की जंगबंदी जो वो सोच रहे थे वो तो कभी भी नहीं। उन्होंने कहा जी हम तो आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे। एग्जैक्टली उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर किया। स्टार्ट में हमास को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि जी आप ये काम करें। अब इन्होंने आम फलस्तीनियों को मारा, अवाम इनके खिलाफ हो गई अपनी, और पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ हो गया। अब उस सूरत हाल के अंदर इन्होंने सोचा कि अब अगर हमने इनसे कैदियों का कहा, एक दफा इनके कैदी निकल गए तो फिर तो ये परवाह नहीं करेंगे, फिर तो ये सब कुछ मारेंगे। लिहाजा हमारे लिए सबसे बेहतर सूरत हाल ये है कि हम इनको काबू करें, इनको मनाएं, इनको कहें कि आप ये जंगबंदी करें पूरी तरह। यहां अगर मामला अटका हुआ है, देखिए अगर तो अल्टीमेटली इन्होंने जंगबंदी कर दी तो इसराइल को वो शिकस्त होगी जो किताबों में लिखी जाएगी। देखिए दुनिया के अंदर याद रखिएगा, ये जो जनरेशन है ये वीडियो कंटेंट वाली है, वीडियोस देखते हैं, इनके पास ट्विटर है, इनके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये अवेयर है हर तरह की सूरत हाल से। माजी लोग भूल गए, वो कहते हैं कि यार आप देखो कि अगर माजी में भी सोशल मीडिया होता या दुनिया के अंदर इस तरह मीडिया वाइब्रेंट होता तो क्या पता चलता। आप सोचें ज़रा कि दुनिया में इन्होंने इस वक्त ये बात की है कि आप हमारे बूढ़ों को छोड़ दें, वो बीमार हैं, और आप अगर उन्हें छोड़ेंगे तो पूरा वर्ल्ड आपको सपोर्ट करेगा। ये सूरत हाल आपने कभी ज़िंदगी में देखी है कि इसराइल इतना नीचे गिरा हुआ कि यार आपकी मेहरबानी है आप ये छोड़ दें। ये तो कह रहा था, नेतन्याहू कहता था कि हम आपको ऐसा इबरत का निशान बनाएंगे कि आप 50 साल बाद भी जब आपकी नस्लें और दुनिया पड़ेगी तो वो इबरत
हासिल करेगी कि हमारे साथ हुआ क्या था। यकीन कीजिए कि वाकई इबरत हो रही है कि इसराइल की फोर्सेस, मतलब सीरियसली ये हुआ क्या है, अभी तक तो समझ ही नहीं आ रही। और भाई तुमने तो 7 दिन में फतह करना था, 75 दिन गुजर गए हैं और तुम अभी तक कह रहे हो यार उनको छोड़ दो वो बूढ़े हैं। यानी ये तरले मिंदों पर बात आ गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।